गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपने लेंस की समता के बारे में पढ़े थे। अब अपना अगला टॉपिक है नेत्र की संरचना। अगला टॉपिक क्या है भाई? नेत्र की संरचना। देखो, मानव नेत्र की संरचना के मुख्य अंग जो मैंने चित्र में दर्शाए हैं, जैसे श्वेत पटल, रक्तक पटल या रक्त पटल, रेटिना या दृष्टि पटल, लेंस, आइरिस या परितारिका, कॉर्निया, नेत्रोद या जलीय द्रव या तेजोजल, ये मानव नेत्र के मुख्य भाग होते हैं। इनमें से अपन एक एक भाग लेंगे। सबसे पहले मैं भाग ले रहा हूँ श्वेत पटल। पहला भाग क्या है भाई? श्वेत पटल। देखो, श्वेत पटल सबसे बाहरी परत है अपने आँख की, सबसे बाहरी परत। तो नेत्र के चारों ओर एक सफ़ेद सुरक्षा कवच होता है। नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच होता है, जिसे अपन श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसे? श्वेत पटल। जो कैसा होता है? अपारदर्शक। अगर अपन चाहें तो एक दूसरे की आंख में देखें तो जब अपनी आंख के चारों ओर श्वेत भाग है या सफ़ेद रंग का जो दिखाई दे रहा है, उसे ही अपन श्वेत पटल कहते हैं। फिर दूसरा भाग लेते हैं रक्तक पटल। दूसरा भाग कौन सा है? रक्तक या इसको रक्त पटल भी कहते हैं। ये श्वेत पटल के नीचे वाली लेयर को अपन कहते हैं रक्तक पटल। तो रक्तक पटल क्या होता है? सबसे पहले अपन इसकी स्थिति बताएंगे कि श्वेत पटल कहाँ स्थित होता है। तो रक्तक पटल कहाँ स्थित होता है? श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना के रूप में स्थित होता है। ये तो हो गई इसकी स्थिति। फिर ये कार्य क्या करता है भाई? रेटिना कार्य क्या करता है? ये रक्तक पटल क्या कार्य करता है? रेटिना को ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान, रेटिना को या दृष्टि पटल को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करता है एवं नेत्र में आने वाली प्रकाश किरणों का अवशोषण करता है। भाई, आवश्यकता से ज़्यादा अगर इसमें प्रकाश किरणें आ रही हैं तो उनका रक्तक पटल क्या कर लेता है? अवशोषण। तो अपने श्वेत पटल के नीचे वाली लेयर को अपन क्या कहते हैं? रक्तक पटल। तीसरा भाग है इसका दृष्टि पटल। दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना। देखो, सबसे अंदर वाली परत जो लाल कलर में दिख रही है, चारों तरफ होती है, इसे अपन क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। तो इसकी स्थिति अपन बताए हैं तो रक्तक पटल के नीचे स्थित होता है और पारदर्शी झिल्ली होती है। भाई, ये कैसी झिल्ली होती है? पारदर्शी झिल्ली। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु जैसे अपन को कोई वस्तु देखनी है तो सबसे पहले सूर्य की किरणें किसके ऊपर आकर गिरती हैं? उस वस्तु पर। वस्तु से टकराकर अपनी आंख में आती हैं तो अपनी आंख के कौन से भाग पर आती हैं? सबसे पहले कॉर्निया पर। तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें
कॉर्निया एवं नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती हैं। वस्तु से जैसे जो ही प्रकाश की किरणें आती हैं वो कॉर्निया और इस लेंस से अपवर्तित होकर किसके ऊपर फोकसित होती हैं? रेटिना के ऊपर या दृष्टि पटल पर। रेटिना में अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं भाई। रेटिना में क्या होती हैं? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। प्रकाश सुग्राही का मतलब जो प्रकाश का अवशोषण करें या उनकी पहचान करें। तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश मिलने पर, जैसे ही उनको प्रकाश मिला और तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। तो प्रकाश मिलने पर सक्रिय हो जाती हैं, वह विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। वे क्या करती हैं? विद्युत सिग्नल उत्पन्न, जिन्हें उन विद्युत सिग्नलों को दृक तंत्रिका या इसका दूसरा नाम है प्रकाश नाड़ी, दृक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। और मस्तिष्क फिर जैसे रेटिना पर इस लेंस से, लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा, वास्तविक वह उल्टा। फिर अपना मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा करके उसकी पहचान करता है, जिससे अपन को वस्तु की पहचान होती है। तो आँख का भाई रेटिना सबसे मुख्य भाग है, क्योंकि प्रतिबिंब जब भी बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है? रेटिना के ऊपर। और रेटिना भी किसके ऊपर? पीत बिंदु पर। अगर पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे सुस्पष्ट होगा। पीत बिंदु पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा सबसे सुस्पष्ट होगा। तो ये पीत बिंदु भी रेटिना के मध्य में एक डॉट नुमा संरचना होती है, जिसे अपन पीत बिंदु कहते हैं। अगला भाग आँख का है चौथा भाग है कॉर्निया। चौथा भाग क्या है भाई? कॉर्निया। देखो, नेत्र के सामने कहाँ स्थित है? नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में अपना नेत्र है, उसके जस्ट सामने जो उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ दिख रहा है इसमें, जो उभरा भाग है उसे अपन कॉर्निया कहते हैं। तो नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। और ये कॉर्निया कैसा होता है? बिल्कुल पारदर्शी। कॉर्निया कैसा होता है? पारदर्शी भाग है, जो प्रकाश किरणें इसी पारदर्शी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। प्रकाश किरणें इसी पारदर्शी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं। अगला पांचवा आँख का भाग है परितारिका या आइरिस। पांचवा भाग क्या है? परितारिका ऑब्लिक आइरिस। आइरस कह दो, चाहे आइरिस कह दो, चाहे परितारिका कह दो, एक ही बात है। ये रही आइरस या परितारिका। देखो, परितारिका कहाँ स्थित है? कॉर्निया के पीछे। ये रहा कॉर्निया, ये कॉर्निया के पीछे, ये दोनों है भाई आइरस या परितारिका। तो कॉर्निया के पीछे है कैसी? अपारदर्शी। ये कैसी है? अपारदर्शी। तो कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी मांसपेशीय रेशों की संरचना होती है, जिसे अपन परितारिका या आइरस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? परितारिका या आइरस। इसके बीच में क्या होता है? एक छिद्र पाया जाता है, और इसका रंग कैसा होता है? अधिकांशतः काला होता है। आइरस का रंग कैसा होता है? काला। और इसके मध्य में जो छिद्र होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? अगला भाग अपना पुतली, छठा नंबर का, इसे क्या कहते हैं?
पुतली कहते हैं। परितारिका के मध्य में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं भाई? पुतली। और इस पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? ये आइरस या परितारिका ही करती है। कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? आइरस या परितारिका। कई बार आपने देखा होगा, जैसे अपन अंधेरे कमरे से बाहर निकल कर जाते हैं तेज प्रकाश में, तो अपनी आंख नहीं खुलती हैं। कहने का मतलब अपनी पलक झपकना शुरू हो जाती हैं। उसका कारण, क्योंकि जब अपन अंधेरे कमरे में रहते हैं तो अपने पुतली का आकार अधिक होता है, और जैसे ही अपन तेज प्रकाश में जाते हैं तो इसका आकार कम हो जाता है। इस आकार का नियंत्रण कौन करता है? आइरस या परितारिका। तो पुतली समझ गए भाई। परितारिका के मध्य वाले छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली। और परितारिका की मांसपेशियों के संकुचन व विस्तारण के कारण इस पुतली का आकार फैलता व सिकुड़ता है। तो मोटे तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि पुतली के आकार को परितारिका नियंत्रित करती है। और अगला अपना 7वें नंबर का भाग है नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस। नेत्र लेंस, इसको भाई नेत्र लेंस भी कह सकते हैं, अभिनेत्र लेंस भी कह सकते हैं। देखो कहाँ स्थित है ये परितारिका। हर भाग में अपन सबसे पहले उसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। परितारिका या आइरस, आइरस के पीछे स्थित है। चित्र में दिख रहा है, ये परितारिका है या आइरस है, और इसके पीछे ये नेत्र लेंस स्थित है। तो परितारिका के पीछे एक लचीला पारदर्शक पदार्थ पाया जाता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। क्या हुई भाई नेत्र लेंस की परिभाषा? परितारिका के पीछे एक पारदर्शक पदार्थ पाया जाता है जिसे लेंस कहते हैं, जो पतली पेशियों की सहायता से, कहने का मतलब ये पक्षांबी पेशियां जो पतली पेशियों की सहायता से अपने स्थान पर बना रहता है या टिका रहता है। पक्षांबी पेशियों में दबाव के कारण इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। ये पक्षांबी पेशियां इस उत्तल लेंस को चारों तरफ से घेरे हुए रहती हैं, और जब इनमें शीतलन व संकुचन होता है तो इसके आकार में परिवर्तन होता है। भाई पक्षांबी पेशियों में जैसे संकुचन होता है तो इसको पक्षांबी पेशियां चारों तरफ से खींचती हैं, और चारों तरफ से खींचेंगी तो इसका आकार कैसा हो जाएगा? अधिक वक्रता बढ़ जाएगी। कहने का मतलब गोलाकार हो जाएगा, और गोलाकार होगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी घटेगी कि नहीं घटेगी। और जब वापस पेशियां शीतल होती हैं तो ये लंबा हो जाता है और इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। कहने का मतलब वक्रता घट जाती है और वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। तो ये पक्षांबी पेशियां इस अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस के आकार में परिवर्तन करती हैं, अर्थात इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन करती हैं। और इस लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इससे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा। ये था भाई अपना नेत्र लेंस। और इस नेत्र लेंस में परिवर्तन के कारण ही अपन अलग अलग स्थिति पर जहाँ भी वस्तु स्थित है उसको अपन आसानी से देख पाते हैं। अन्यथा अगर ये लचीला नहीं होता, पारदर्शी नहीं होता, कहने का मतलब मांसपेशियों से निर्मित नहीं होता और इसके आकार में परिवर्तन नहीं होता, तो अपन हर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर नहीं प्राप्त कर सकते। और जब रेटिना के ऊपर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है तो फिर उसमें दोष उत्पन्न होता है, उसे अपन दृष्टि दोष कहते हैं। या तो रेटिना के पीछे बनेगा या रेटिना के आगे बनेगा, और जब तक प्रतिबिंब पीत बिंदु पर नहीं बनेगा तब तक उसकी
मस्तिष्क सही ढंग से पहचान नहीं कर पाएगा। तो इसका अगला भाग है 8वां, जलीय द्रव। कौन सा है भाई? जलीय द्रव, या इसी का दूसरा नाम है नेत्रोद, या इसी का तीसरा नाम है तेजोजल। देखो भाई, जलीय द्रव कहाँ भरा हुआ रहता है? ये अपना कॉर्निया है, ये परितारिका है, ये अभी नेत्र लेंस है। कहने का मतलब नेत्र लेंस व कॉर्निया के मध्य में एक पारदर्शक पतला द्रव भरा हुआ रहता है, जिसे अपन नेत्रोद, तेजोजल या जलीय द्रव कहते हैं। ये इस भाग में क्या रखता है? उचित दबाव बनाकर रखता है, जिससे उचित दबाव के कारण अपनी आँख गोल रहे या गोल बनी हुई रहती है। और इस जलीय द्रव में क्या घुला होता है भाई? NaCl या नमक। और इसका अपवर्तनांक होता है 1.337। इसका अपवर्तनांक क्या होता है? 1.337। जैसे 1.33 किसका होता है? जल का होता है। और इस जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.337 होता है। और इस NaCl के कारण ही ये जलीय द्रव अपन को नमकीन महसूस होता है, जिसको आंसू कहते हैं। कई बार जैसे अपनी आँख से आंसू बाहर निकलते हैं, तो यहाँ से आकर अगर अपने मुंह में चले जाते हैं तो कैसा स्वाद महसूस होता है भाई? नमकीन। किसके कारण? NaCl के कारण। और लास्ट और अंतिम भाग होता है काछाप द्रव। काछाप द्रव भाई देखो कहाँ स्थित है? नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य। तो अपन बता सकते हैं काछाप द्रव नेत्र लेंस व रेटिना के बीच स्थित होता है, और इसका अपवर्तनांक भी 1.337 होता है। और ये भी अपने आँख के आकार को निश्चित बनाए रखता है। ये अपने मानव नेत्र की संरचना थी। तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अपना समंजन क्षमता देखो भाई, समंजन क्षमता क्या होती है? तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। क्या हुई समंजन क्षमता? नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है भाई, नेत्र की समंजन क्षमता समझ में आ गई। क्या होगी? अपने नेत्र में पिछले टॉपिक अपने पढ़ा था मानव नेत्र की संरचना, उसमें अपन ने एक अभिनेत्र लेंस पढ़ा था
तो अभिनेत्र लेंस क्या करता है, उस अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, उस क्षमता को या उस सामर्थ्य को ही अपन नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं या नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। देखो वो अपनी फोकस दूरी में कैसे परिवर्तन करता है। आंख की संरचना में अपन ने पढ़ा कि जो अपनी आंख का अभिनेत्र लेंस है वो एक पारदर्शी और लचीला होता है। भाई कोई शीशे का नहीं होता है, पारदर्शी और लचीला होता है। अब वो जैसे अपन पढ़े उत्तल लेंस की अलग अलग स्थिति में पढ़े। उत्तल लेंस की स्थिति में भाई 6 स्थितियाँ थी, उनमें अलग अलग जगह अपन बिंब रख रहे थे, तो अपन को अलग अलग जगह प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे थे। लेकिन अपनी आँख में तो कहाँ भी वस्तु हो, चाहे आँख के पास हो चाहे दूर हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर या दृष्टिपटल पर, तभी ही वस्तु अपन को स्पष्ट दिखाई देती है। अगर रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो फिर वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो उस प्रतिबिंब को रेटिना के ऊपर लाने के लिए उस अभिनेत्र लेंस में एक क्षमता या सामर्थ्य होती है जिससे वो फोकस दूरी में परिवर्तन करके उस प्रतिबिंब को रेटिना के ऊपर ही फोकसित करता है, जिससे अपन को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। देखो जब कोई वस्तु नेत्र लेंस के सामने होती है, कोई भी वस्तु हो, जैसे जिस वस्तु को अपन देख रहे हैं वो नेत्र लेंस के कहाँ हो, सामने स्थित होती है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। और ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब रेटिना से नेत्र लेंस की फोकस दूरी, रेटिना से नेत्र लेंस की फोकस दूरी व लेंस की दूरी दोनों क्या हो, समान। क्या क्या समान हो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी व लेंस दूरी का मतलब उस रेटिना से लेंस की दूरी और उस रेटिना की फोकस दूरी अगर दोनों क्या हैं, समान, तो अपन को आँख के सामने स्थित वस्तु स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, अन्यथा नहीं होती है। जब वस्तु नेत्र के पास हो, भाई वस्तु नेत्र के पास भी हो सकती है और नेत्र से दूर भी हो सकती है। तो जब वस्तु नेत्र के समीप होती है तो पक्षांबी पेशियाँ क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं। अपन आँख की संरचना में पढ़े थे कि अभिनेत्र लेंस के चारों ओर पक्षांबी पेशियाँ होती हैं, जिसकी वजह से ये अपने स्थान पर टिका हुआ रहता है और उन पक्षांबी पेशियों में सिकुड़न और शीतलन से वह अपने आकार में परिवर्तन करता है, अर्थात अपनी वक्रता में परिवर्तन करता है, जिससे उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। तो जब वस्तु नेत्र के समीप स्थित होती है तो पक्षांबी पेशियाँ क्या होती हैं भाई, सिकुड़ती हैं। और जब पक्षांबी पेशियाँ सिकुड़ेंगी, जैसे ये अपना अभिनेत्र लेंस है और इसके ये चारों तरफ क्या हैं, पक्षांबी पेशियाँ हैं, और ये सिकुड़ेंगी तो ये इस अभिनेत्र लेंस को चारों तरफ से खींचेंगी तो ये अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा होगा कि नहीं। और जब ये मोटा होगा, नेत्र लेंस मोटा होगा, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब इसकी वक्रता बढ़ेगी, और वक्रता बढ़ेगी तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। और फोकस दूरी कम होगी तो पास की वस्तु या नेत्र के जो समीप वस्तु है वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। और जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तभी वस्तु अपन को स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। जब वस्तु नेत्र से दूर हो, जैसे कोई वस्तु नेत्र से क्या है, दूर, तो पक्षांबी पेशियाँ ये वापस क्या होंगी, शीतल होंगी तो ये लेंस वापस कैसा हो जाएगा, चपटा। कैसा हो जाएगा भाई, चपटा। कहने का मतलब बीच में से
पतला। तो लेंस पतला हो जाता है, और लेंस पतला होगा तो इसकी फोकस दूरी और इसकी फोकस दूरी में अंतर है कि नहीं? इसकी फोकस दूरी कम है और इसकी फोकस दूरी अधिक है। तो फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। कहने का मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से अपन को कोई भी वस्तु अपनी आंख के सामने है तो वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ये थी भाई अपने नेत्र की समंजन क्षमता। दृष्टि प्रास। देखो, दृष्टि प्रास से पहले अपन को दूर बिंदु और निकट बिंदु के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बारे में अपन अगर जान गए तो दृष्टिप्रास आसान है। दृष्टिप्रास की परिभाषा क्या होती है? दूर बिंदु व निकट बिंदु के मध्य की दूरी। दूर बिंदु व निकट बिंदु के मध्य की दूरी जहां तक वस्तु स्पष्ट दृष्टि गोचर होती है उसे दृष्टिप्रास कहते हैं। उसे दृष्टिप्रास कहते हैं। समझ गए भाई? दृष्टिप्रास दूर बिंदु व निकट बिंदु के मध्य की दूरी या मध्य की वह दूरी जहां तक वस्तु स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है उसे दृष्टिप्रास कहते हैं। तो देखो भाई, एक होता है दूर बिंदु और एक होता है निकट बिंदु। कहने का मतलब दूर बिंदु तो वह है कि नेत्र से वस्तु की वह अधिकतम दूरी, नेत्र से वस्तु की वह अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। भाई, अधिकतम से अधिकतम दूरी जहां तक अपन वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं उसे अपन दूर बिंदु कहते हैं। तो अधिकतम से अधिकतम कहने का मतलब हम कहां तक वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं? अनंत तक। कहां तक देख सकते हैं? अनंत तक। इसलिए दूर बिंदु कौन सा हो गया? अनंत। और निकट बिंदु अपन अपनी आंख के सामने कम से कम कितनी दूरी तक वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं? तो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक अपन वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो दूर बिंदु की भी अपन परिभाषा बना सकते हैं। नेत्र से वस्तु की वह अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। और निकट बिंदु वही परिभाषा, एक परिभाषा याद है तो दूसरी में कोई परेशानी नहीं है। जैसे उसमें क्या था? नेत्र से वस्तु की वह अधिकतम दूरी, इसमें क्या आ जाएगा? नेत्र से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जहां तक वस्तु स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है निकट बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ये था अपना दृष्टिप्रास का टॉपिक। थैंक्स यू।